नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आज हम लोग डीजल साइकिल पर आधारित एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स की मैक्सिमम लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। ये सभी लेक्चर आपको हमारे चैनल एबी क्लासेस में थर्मोडायनेमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर सभी लेक्चर मिल जाएंगे, या फिर कंप्लीट कोर्स हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर भी मिल जाएगा। अब चलते हैं, आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल विथ कंप्रेशन रेशो 17 द कंडीशन ऑफ एयर एट द स्टार्ट ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक are 1 bar and 300 Kelvin. After addition of heat at constant pressure, the temperature rises to 2700 Kelvin. Determine thermal efficiency of cycle and mean effective pressure. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और समझने के बाद सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है उसको नोट करना है। तो यहां पर मैं नोट करके समझा देता हूं। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, गिवन डाटा लिखना है। सबसे पहले गिवन लिख दें, उसके बाद जैसा क्वेश्चन में दिया स्टार्टिंग से वैसा ही लिखना है। कंप्रेशन रेशो, मैंने जो कोशिश की समझाने की, कंप्रेशन रेशो को स्मॉल आर लिखा और नीचे यहां पर सी लगा दिया। मैक्सिमम बुकों में आपको सिर्फ आर लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन पहचान के लिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया, सी लगा दिया। मतलब कंप्रेशन रेशो इक्वल जितना दिया है यहां पर उतना लिखते हैं 70। आगे दिया है कंप्रेशन स्ट्रोक, स्टार्टिंग में दिया बार मतलब प्रेशर की यूनिट होती है, और ये क्या है, केल्विन की यूनिट है। तो प्रेशर को हम क्या कर देंगे, P1 इक्वल टू कितना है, 1 बार, और जो हमारा क्या हो जाएगा, T1 इक्वल कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। ये डाटा दिया हुआ है। प्रेशर राइजेज कितना दिया, 2700 केल्विन। ये दिए T3 की वैल्यू। अब T1 T3 क्यों आया, मैं अभी डायग्राम बना के समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 2700 केल्विन। इसके अलावा जो डाटा दिया है यहां पर कुछ नहीं दिया, सिर्फ जो डाटा निकालना है वो यहां पर दिया है। तो जो डाटा निकालना है उसके लिए हम क्या, एफिशिएंसी निकालना, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, डीजल, ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा दें। मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर MEP लिख दिया मैंने, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें जो डीजल साइकिल है उसका डायग्राम याद होना चाहिए। अगर याद है तभी आपको ये पता चलेगा कि P1 T1 T3 क्यों लिखे। तो यहां पर मैं उस डायग्राम को बना रहा हूं, थोड़ा सा आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम अगर आप बना के आएंगे सॉल्यूशन के अंदर तो और अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो यहां पर हमने ऐसा क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, ऐसा एरो लगा के क्या लिखते हैं, यहाँ पर P लिखते हैं मतलब प्रेशर, और ऐसा एरो लगा के लिखते हैं V लिखते हैं मतलब वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम में बना रहा हूं। यहां पर हमें कैसा करना है, इस तरह की लाइन बनाना है। ये लाइन होती है कांस्टेंट प्रेशर की, और इस तरह की लाइन बनाना ये होती है कांस्टेंट वॉल्यूम की। मतलब ये हमने यहाँ पर बंद कर दिया, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, इधर ऐसा बंद कर दिया मतलब प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। और इसको ऐसा कर्व टाइप में ऐसा मिला दें यहाँ पर, ऐसा इसको भी ऐसा कर्व टाइप में ऐसा यहाँ पर ले आए कि अच्छा सा मिला दें ऐसा। और इसकी जो नंबरिंग है अलग अलग टाइप से की गई, डिफरेंट टाइप्स की बुकों में। तो यहाँ पर जो मैंने की है, तो यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे समझने की कोशिश करें तो एक ही टाइप की नंबरिंग याद रखें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे जो डाटा दिया रहता है उसमें। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 1, और ये है 2, और ये है 3, और ये है 4। यहाँ पर कोई पूछता है 1 से 2 प्रोसेस किस क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो क्या लिख देंगे हम, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस। ये होती है हमारी कौन सी, इसका एरो कैसा होगा, ऐसा होगा नीचे को, इसका एरो कैसा होगा, ऊपर को। ये होती है हमारी आइसेंट्रोपिक, कौन सी हो जाएगी हमारी, एक्सपेंशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। ये होती है हमारी, यहां से क्या होता है, डीजल सप्लाई होता है। क्या होता है, डीजल सप्लाई होता है, तो हम इसको QS लिख देते हैं। यहां पर क्या होता है, हीट रिजेक्ट होती है, तो हम इसको QR लिख देते हैं, हीट रिजेक्ट, या रिजेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। यहां पर क्या होता है, जो V1 इक्वल क्या होता है, V4 होता है। यहां पर जो वैल्यू होगी वॉल्यूम की वह क्या होगी, V2 होगी, और जो यहां पर वैल्यू होगी वॉल्यूम की वह क्या होगी, हमारी V3 होगी।
तो इस तरह वैल्यू निकालना सीखें। यहां पर हमेशा कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या हो जाएगा, P2 इक्वल क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा। जबकि यहां पर क्या होगी वैल्यू, P1 होगी और यहां पर क्या होगी हमारी P4 होगी। तो इस तरह का डायग्राम बनाना आप लोग सीख लें। अब जो यहाँ पर 2 है तो इसको 2 तक का क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। यहां तक का क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। जबकि यहां से VS स्विफ्ट वॉल्यूम बोलते हैं, कहां से, यहां तक का, V1 तक का। तो ये कुछ डाटा मैंने बता दिया। इसके अलावा जो फॉर्मूले में यूज होते हैं उन डाटा को भी समझ लें। कंप्रेशन रेशो VC इक्वल टू क्या होता है हमारा, V1 अपॉन V2। क्या होता है, V1 अपॉन V2। या इसी को हम क्या करेंगे, V1 अपॉन V2 हो गया। अगर इसको टेम्परेचर में हम लोग चेंज करेंगे, किसमें, टेम्परेचर में अगर चेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, V1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, T2 और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, T1। तो ऐसा भी होता है टेम्परेचर के फॉर्म में। इसके अलावा इसमें जो जरूरत पड़ती है उसमें होता है कट ऑफ रेशो। क्या होता है, कट ऑफ रेशो, कट ऑफ रेशो। कट ऑफ रेशो को रो से डोनेट करते हैं, इस तरह का इसका सिंबल होता है। इसकी वैल्यू होती है हमारी, क्या होती है, V3 अपॉन V2। ये कट ऑफ रेशो कहां होता है, ये जो हमारे यहां पर दिख रहा है, ये जो कांस्टेंट प्रेशर है, यहां से जहां से डीजल सप्लाई होता है, इसे कट ऑफ रेशो बोलते हैं। V3 अपॉन V2 होता है। और टेम्परेचर के फॉर्म में लिखेंगे तो जो कट ऑफ रेशो क्या हो जाएगा, यहाँ V3 की जगह क्या लिख सकते हैं, T3 लिख सकते हैं, V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं। तो ये जब यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इफिशियंसी का फॉर्मूला सभी को याद होगा, नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, उसको ध्यान से आप सुन लें। DI, इस फॉर्मूले को आपको कंपलसरी याद करना, क्योंकि इसको हमें फाइंड आउट करना है। ये होता है 1 अपॉन RC की पावर गामा माइनस 1। फिर यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लाई का साइन बनाए, रो लिखेंगे, ऊपर गामा लिखेंगे, नीचे -1 कर देंगे। बटे में क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हमारा हो जाएगा, ये बाहर क्या हो गया, गामा हो गया, अंदर हो गया रो -1। ऐसा बंद कर दें, इसको भी ऐसा ब्रैकेट में बंद कर दें। तो इफिशियंसी निकालने की हमें क्या, RC चाहिए, मतलब कंप्रेशन रेशो चाहिए जो ऑलरेडी दिया गया है। कट ऑफ रेशो चाहिए रो, तो कट ऑफ रेशो नहीं दिया गया, तो कट ऑफ रेशो हमें निकालना है। V के फॉर्म में कोई भी डाटा नहीं दिया, टेम्परेचर के फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पर टेम्परेचर के फॉर्म में हमें जो डाटा निकालेंगे वो मैं आगे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो दिया रहता है डाटा, उसके आधार पर हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कंप्रेशन रेशो दिया है, तो कंप्रेशन प्रोसेस के आधार पर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर ध्यान से हमें समझना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, 1 से 2। कौन सी हो जाएगी, 1 से 2। तो 1 से 2 प्रोसेस है। इसका जो कंडीशन होते है, पिछले जो भी न्यूमेरिकल मैंने समझा उसमें समझा दिया है, इन कंडीशन को हमें याद रखना है। इसकी जो कंडीशन होती है वह होती T2 अपॉन क्या होता है, T1। T2 अपॉन T1 इक्वल V1 अपॉन V2। अब यहाँ पर V1 अपॉन V2 क्यों लिया, क्योंकि ये कंप्रेशन रेशो होता है, तो यहाँ से इसका ये उपयोग हम कर सकते हैं। गामा क्या एयर के लिए कांस्टेंट होता है, 1.4 इसकी वैल्यू होती है। अब यहाँ पर जो डाटा दिया उसको हम पुट करेंगे। हमारा T2 नहीं गिवन है, T2 को जैसा का तैसा रहने देंगे। T1 हमारा गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 300, तो 300 हम यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वल V1 अपॉन V2 क्या होता है, हमारा कंप्रेशन रेशो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होता है, मैंने यहाँ पर भी समझाया हुआ, कंप्रेशन रेशो क्या होता है, V1 अपॉन V2 होता है। ऑलरेडी 17 दिया हुआ है, तो 17 हम यहाँ पर रख देंगे, इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे, और गामा -1 मतलब 1.4 -1 दिया गया। इसका जो मैंने सॉल्यूशन करके रखा उसको मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं। जैसे कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 17 है, तो 17 की पावर कितना, 1.4 -1 है, 1.4 में से बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। और 0.4 इसको भी अगर हम सॉल्व कर देंगे तो 17 की पावर 0.4, इसकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी लगभग 3.105। अब यहाँ पर हमें T2 निकालना है, तो T2 इक्वल क्या हो जाएगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 300 इंटू 3.010, सॉरी इसको मैं सही कर देता हूं, जो यहां लिखी वही सेम लिखना, 105 बस। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वह आ रही 931.8 केल्विन, क्योंकि इसको मैंने केल्विन में लिखा हुआ है।
तो हमारा क्या आ गया, T1 आ गया है, और T2 आ गया है, T1 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हम अभी क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर T1 आ गया और T2 आ गया। अब T1 T2 आ गया तो हमें क्या चाहिए, इसके लिए कट ऑफ रेशो के लिए T2 तो मिल गया, लेकिन T3 चाहिए। तो T3 हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर लिखा T3, ये देखा आफ्टर डीजल सप्लाई कर रहा, तो डीजल सप्लाई कहां से यहाँ हो रहा है, जब डीजल सप्लाई करने के बाद 2 से कहां पहुंचेगी, 3 प्रोसेस पहुंचेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या होता, 3 पे क्या होता, टेम्परेचर राइज हो जाता, कहां से 2 से 3 के बीच में जो टेम्परेचर राइज होता है, तो ये यहाँ पर जो टेम्परेचर कम होगा 2 पे, और 3 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जो राइज होने के बाद टेम्परेचर दिया 2700 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, नाउ ऐसे लिखेंगे, नाउ कट ऑफ रेशो, कट ऑफ रेशो, नाउ कट ऑफ रेशो रो इक्वल टू, यहां पर सीधा क्या लिख देंगे, T3 अपॉन T2। वैल्यू पुट करेंगे, T3 की वैल्यू है 2700 जो क्वेश्चन में गिवन है। T2 की वैल्यू कहां से निकालेंगे, जो यहां पर अभी हमने फाइंड आउट की 931.8। ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आ रही 2.9। ये हमारा कट ऑफ रेशो आ गया। अब हम फर्स्ट जो निकाल सकते हैं, हमें निकालना क्या है, ऐसा अच्छे से हेडिंग डाल लें, क्या निकालेंगे, इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। क्या निकालेंगे, इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। तो अच्छे से हेडिंग करके लिखें, जिससे सबको जो चेक करने वाले को पता रहा, इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल, सॉरी, इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। ऐसा करके हमें फॉर्मूला लिखना है, याद रखें। लेकिन मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सामने ऑलरेडी दिया है, इसी में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो हमें, लेकिन हम जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर इसके बाद वैल्यू पुट करना है। फिर 1 माइनस क्या करेंगे, 1 अपॉन आरसी की पावर गामा माइनस 1 लिखा, तो आरसी की पावर गामा माइनस 1, आरसी मतलब कंप्रेशन रेशियो 17 क्वेश्चन के अंदर दिया है। ऊपर क्या 1.4 माइनस 1, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ऊपर हम देखेंगे तो 2.9 जो हमारा कट ऑफ रेशियो दिया है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1.4 गामा की पावर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, गामा है 1.4 ब्रैकेट के अंदर 2.9 माइनस 1। ये सारा डाटा जो भी दिया क्वेश्चन के अंदर वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना, क्या करना, सॉल्व करना। तो ये 17 की पावर 1.4 क्या है, था 1.4 माइनस 1 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, 1.4 माइनस 1 वैसे ही घटा देंगे तो 0.4 बचेगा, और 17 की पावर सीधा कैलकुलेटर से करेंगे, तो जो वैल्यू आ रही है 1 अपॉन, मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी, चलो मैं डायरेक्ट सॉल्व इस तरह किया, तो अभी मैंने ऐसा जैसा सॉल्व किया वैसा मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 17 की पावर 0.4 लिखा हुआ मैंने, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। हमने क्या किया, फिर इसकी पावर, इसकी जो वैल्यू है उसको कर दिया, जो वैल्यू आएगी उसमें माइनस 1 कर दिया। तो ऊपर की वैल्यू मैंने एक ही बार में कैलकुलेट कर ली। याद रखें कैसे कैलकुलेट करना, 2.9 की पावर कितनी करेंगे हम, 1.4 करेंगे, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे कैलकुलेटर के अंदर, जो वैल्यू आएगी फिर माइनस करके हम 1 करेंगे। तो माइनस 1 करके जो वैल्यू आ रही है वह आ रही 4, वह आ रही 3.43। इसको और मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों के जो कमेंट आए थे कि सर इफिशियंसी सही नहीं निकल रही। तो हमें कैलकुलेशन में क्या करना, सबसे पहले 1 की जगह 1 रख दें, इसमें से 1 घटा के यहाँ रख दें। फिर हमें क्या करना, 2.9 की पावर 1.4 कर देना। तो जो वैल्यू आ रही मेरे अकॉर्डिंग वह आ रही है 4.4397, और माइनस 1 की जगह माइनस 1 कर दें। फिर हम नीचे क्या करेंगे, 2.9 में से 1 को माइनस करेंगे, 2.9 में से 1 को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2.66। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे, तो 1 माइनस करेंगे। अब हमें क्या करना, ऊपर की जो वैल्यू है ए वाली इसमें से 1 को माइनस कर देना। तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 3.4397 बटे में हम क्या करेंगे, इस 17 की पावर 0.4 कर देंगे, 17 की पावर 0.4 करेंगे, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें मल्टीप्लाई करते कर देंगे 2.66 का। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 8.26154। अब हमें क्या करना है, 1 की जगह 1 रहने देना है, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड कर देंगे।
तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी 0.41635, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और हमें क्या करना, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा लगभग 0.583 ऐसी कुछ आ जाएगी। अब हमें परसेंटेज में चाहिए, क्योंकि इफिशियंसी निकाला तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 58.36 लगभग 80% आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे 58.36% कुछ इफिशियंसी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6 और है। तो इतनी इफिशियंसी हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालना, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना। तो उसको भी मैं निकाल के समझा देता हूं। तो अब हम निकाला सेकंड क्या, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो यहां पर लिख भी लें मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब ध्यान से हमें समझना है मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला। तो जो हमारा डाटा दिया उस आधार पर जो इसका बेस फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, वर्क डन, क्या होता है, वर्क डन अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। ये जो इसका बेस फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, इसके आधार पर इसका जो भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनता है, जिसमें हम v1 v2 इस तरह बहुत सारे डाटा रहता है, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम ये होता है। ये जो हमारा वर्क डन अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम है, इससे जो मीन इफेक्टिव प्रेशर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। वर्क डन पता होना चाहिए, स्ट्रोक वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वर्क डन स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझें। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, कौन सा है, स्ट्रोक वॉल्यूम, इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है v1 माइनस v2। क्या होता है, v1 माइनस v2 होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। और जो हमारा वर्क डन होता है, तो वर्क डन में निकालो, समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने इफिशियंसी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो बेसिक फॉर्मूला होता है इफिशियंसी का। हम लोग जानते हैं इफिशियंसी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्या होता है, हीट सप्लाई। वर्क डन अपॉन क्या होता है, हीट सप्लाई। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। अब इफिशियंसी हमें पता है और हीट सप्लाई का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए है, तो आप बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। मैं यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ। अब हमें वर्क डन निकालना, तो वर्क डन अपनी जगह रहेगा, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हमारी इफिशियंसी डीजल साइकिल की इनटू हीट सप्लाई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इफिशियंसी क्वेश्चन के अंदर जो निकाली मैंने, कितनी निकाली, 0.5836। याद रखें परसेंटेज में नहीं लिखना है, परसेंटेज से पहले जो वैल्यू आती है उसको हमें पुट करना है, मल्टीप्लाई। जो हीट सप्लाई का फॉर्मूला होता है वह होता है सीपी। पिछले न्यूमेरिकल में समझा चुका हूं, इसलिए आपको ये रिपीट हो रहा है तो अच्छे से पहले से याद होगा ऑलरेडी। बस ये फॉर्मूला होता है जहां से हीट सप्लाई होती है, साइकिल में ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई होती है, और कांस्टेंट प्रेशर पर मैं जो पॉइंट दिए हैं 1 से लेकर 4 तक, वो आप देखेंगे T3 माइनस T2 मिल जाएगा वहां पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करने का ध्यान से समझे, 5836 इंटू सीपी की कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि फिक्स रहती है एयर के लिए। किसके लिए, एयर के लिए, याद रखें वह रहती है, आप याद कर लें 1.005। ये मैंने इसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे T3 माइनस T2, क्या है, T3 माइनस T2। तो T3 और T2 हमारे पास है। T3 आप देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 2700, और T2 हम लोगों ने निकाला हुआ था 931.8। इससे इस वैल्यू को पूरी कैलकुलेटर से आप एक ही बार में पूरी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका माइनस इसमें कर दें, जो वैल्यू इक्वल में आएगी उसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, फिर इक्वल दबाएं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें। तो ऐसे करके पूरा जो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा वो आएगा 1037 किलो जूल पर केजी। ऐसा कुछ आंसर आपका आ जाएगा। अब हमें चाहिए स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम में हमें क्या करना, v1 v2 कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। तो v1 v2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने जो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन के बारे में सुना होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन। आप लोगों ने इस इक्वेशन के बारे में सुना होगा, P1 V1 इक्वल टू M R T1। P1 V1 इसलिए लिया क्योंकि हम V1 यहाँ पर फाइंड आउट करने चाहते हैं पहली प्रोसेस पे। M क्या मास है और R क्या जो कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है, T1 टेम्परेचर है, ये सब टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको ध्यान रखें। अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में, इधर में लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे तो P1 इक्वल टू कितना दिया हमारा
1 बार दिया हुआ है, कितना दिया, 1 बार दिया है। T1 हम केल्विन में यूज करेंगे, यहाँ पर R भी किलो जूल पर केजी में यूज करें, केल्विन में यूज करेंगे, तो और M क्या, मास केजी में यूज करेंगे। तो हमें P1 किस में चाहिए, किलो में चाहिए, मतलब किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बार को हमें किस में चेंज करना है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। सबसे पहले 1 बार है तो इसको हम किस में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। अब हमें इसमें किलो भी लाना है, तो 1 इंटू 10 की पावर 5 है और 10 की पावर 3 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा क्या आ गया है, P1 आ गई। तो P1 की वैल्यू हम कौन सी यूज करेंगे, 1 इंटू 10 की पावर 2 या फिर 100 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो P1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, इंटू V1 हमें निकालना है, M किसकी बात कर रहे हैं, मास की। तो मास ऑफ एयर का मास कितना लेना, हमें 1 लेके चलना है, कितना 1। और R क्या है, जो भी इसका कांस्टेंट होता है, R की भी वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपने पढ़ी होगी, तो इसको याद कर लें, 0.828। एक गिवन नहीं है तो भी ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमें याद होना चाहिए। नहीं है याद तो क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगी। इनटू T1 की टेम्परेचर की वैल्यू ऑलरेडी हमारी क्वेश्चन में दी गई है, 300 आपने पढ़ी होगी। अब हमें V1 निकालना है, V1 इक्वल टू ऊपर की वैल्यू जैसी तैसी लिख दें, 0.287 इंटू 300 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। इस सारी वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब हमें क्या V1 इक्वल टू निकालना है, तो कैलकुलेटर से ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट करें, उसमें 100 का डिवाइड कर रहे हैं, 100 का डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगी 0.861 मीटर क्यूब, या सीधा 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर दें, फिर इसका मल्टीप्लाई कर लें एक दूसरे में, तो इतनी कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा क्या आ गया, V1 आ गया। अब हमें स्ट्रोक वैल्यू चाहिए, तो V2 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पर लिखेंगे क्या गिवन क्या है, कंप्रेशन रेशो, फ्रॉम कंप्रेशन रेशो RC इक्वल टू कितना दिया है 70। कंप्रेशन रेशो इक्वल टू क्या होता है हमारा V1 अपॉन V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70। V1 की वैल्यू हमारी हमने कितनी निकाली 0.861 निकाली है, और V2 हमें निकालना है, इक्वल टू क्या लिख देंगे 70। V2 हमें यहाँ पर निकालना है, तो V2 इक्वल टू ये ऊपर रहेगा 0.861 और ये यहाँ पर कहाँ नीचे आ जाएगा, इसको हम इधर लेगा तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। इस तरह हमारा V2 इक्वल टू क्या निकलेगा, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वैल्यू लगभग आएगी 0.0506 और क्या आएगी मीटर क्यूब। ये क्या आएगी मीटर क्यूब, मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी आ रही है, क्योंकि V1 भी किस में आ रही, मीटर क्यूब पर केजी में आ रही, सॉरी मीटर क्यूब पर केजी में आ रही, इसकी यूनिट लिख दें, यहाँ पर भी मैंने लिख दी। बस अब हमें स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम नाउ, यहाँ पर ऐसा जरूर लिखें नाउ स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल क्या है V1 माइनस V2। बस हम वैल्यू पुट कर देना, जैसे कि V1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 0.861 माइनस 0.0506, ये जो हम वैल्यू निकालेंगे ये लगभग आ रही है मेरे अकॉर्डिंग 0.8104, ये क्या हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। अब यहां के बाद सीधा में क्या निकालना, मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर का यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, आप इसको नोट करें, पहले फॉर्मूला लिख लें फिर वैल्यू पुट करें। यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, जैसे वर्क डन हमने कितना निकाला 1037, कितना निकाला 1037, और जो हमने स्ट्रोक वॉल्यूम अभी निकाला वह निकाला 0.8104। बस हमें क्या करना, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड कर देना। मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा 1279.6, ये क्या हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह दोनों डाटा हमने निकाल के समझा दिए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।